नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं राजीव कपूर, ट्रस्ट लाइन के, रवि दिवरा हैं, कुमरजी ग्रुप के सुमित गुप्ता हैं, मैकडॉनल्ड्स पेल्स ग्लोबल कमोडिटीज़ के, और दिनेश पटेल हैं, चेयरमैन हैं ऊंझा एपीएमसी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत एक खबर के साथ। खबर यह है कि सोपा ने एक बार फिर से सेबी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर कहा है कि सोयाबीन वायदा पर रोक को कंटिन्यू रखा जाए। और इसके पीछे सोपा की दलील ये है कि ओपन इंटरेस्ट जो है टोटल उत्पादन का 2% भी नहीं है। ग्लोबल उत्पादन का करीब 3.5% ही हिस्सेदारी है भारतीय सोयाबीन की। लिहाजा इससे सट्टेबाजों को फ़ायदा होता है और किसानों की भागीदारी बहुत कम है, ना के बराबर है एक्सचेंज के ऊपर। और इंडस्ट्री को भी कच्चा माल उचित भाव पर मिलना चाहिए, ये दलील सोपा की तरफ से दी गई है। और इसीलिए एक चिट्ठी में लिखा है कि इस वायदा पर जो बैन लगा हुआ है इसे कंटिन्यू किया जाए। तो गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो सोपा ने दलील दी है वायदा पर रोक कंटिन्यू करने की, उसके पीछे सोपा का ये कहना है कि किसानों की जो बात बार बार लोग उठाते हैं, ये बात गलत है और किसानों की भागीदारी बहुत कम है, ना के बराबर है एक्सचेंज पर। सर, फर्स्ट थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये मेरे को एक एनिमल फार्म नाम की किताब की याद दिलाता है, जिसमें जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। उसमें एक स्नोबॉल नाम का कैरेक्टर होता था। वो सच बोलता था, अच्छा बोलता था। तो जो वहां के ऑटोक्रेटिक रूलर होते हैं वो बोलते हैं कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्नोबॉल के कारण है। तो आज हमको सबसे पहले ये जानना है, क्या एक्सचेंज के कारण तेजी या मंदी आती है, या एक्सचेंज खाली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये तेजी या मंदी के ये कारण है, उसके कारण ये भाव रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारे हिसाब से एक्सचेंज एक बेंचमार्क है। एक्सचेंज एक एक बैरोमीटर है जो आपको ये बताता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अभी आपका जो इसमें एक तर्क है कि किसान डायरेक्टली कभी हेज नहीं करता है, तो उस पे आप ये देखिए, क्या हम फॉरेक्स मार्केट में क्या हम सभी जाके डॉलर खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं, बट स्टिल फॉरेक्स मार्केट हमारे वेल्थ का बेंचमार्क है। हमें ये पता लगता है कि उससे डॉलर क्या चल रहा है, रुपया क्या चल रहा है। इसी तरह हर किसान को एक फ्यूचर मार्केट का बेनिफिट होता है, क्योंकि उसको ये पता लगता है आने वाले समय में उसकी कमोडिटी क्या भाव उनका तो सर ये कहना है, उनका कहना है कि चूंकि मार्केट साइज ही बहुत छोटा है, 2% ही ओपन इंटरेस्ट है, 2% से भी कम, तो ये ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करता है प्राइस को। इस तर्क में दम है क्या? सर, अगर आप किसी भी कमोडिटी मार्केट के अंदर देखेंगे, कई बेंचमार्क होते हैं, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट। इंडिया में हम डिलीवरी को भी बेंचमार्क लेते हैं, परंतु कि 2% हमारी क्रॉप है और 2% ओपन इंटरेस्ट है, दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द एफिकेसी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ठीक है या नहीं है। क्योंकि आज के दिन में अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कंसिस्टेंट बनाएंगे, आज सभी लोग हेज करना चाहते हैं। आज के दिन में आप इंडिया से बाहर सोयाबीन मील बेचना चाहते हैं, तो क्या आप बिना फ्यूचर बेंचमार्क के क्या वो बेच सकते हैं? नहीं। लेकिन जब आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड अनसर्टेनिटी होगी कि क्या सरकार आके इस कॉन्ट्रैक्ट को बैन कर सकती है, तो उसके कारण लोगों का पार्टिसिपेशन थोड़ा लो रहता है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को आके ये बोलना चाहिए, हम ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बैन नहीं करेंगे। फिर आप देखिए कि लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरह से बढ़ता है। एक बात गुप्ता जी, जो तर्क सोपा ने दिया है, एक बात सोपा की तरफ से और कही गई है कि किसानों को अच्छा भाव मिले, ये अगर किसानों का हक है तो ये इंडस्ट्री का भी हक है कि उन्हें उचित भाव पर रॉ मटेरियल मिले। और वो कह रहे हैं कि वायदा की वजह से प्रोसेसर को कई बार दिक्कत आ जाती है, क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, इससे इंडस्ट्री को नुकसान होता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हाँ, इस तर्क में दम है कि हाँ, प्रोसेसर भी हकदार है उचित भाव का? सर, पहला सवाल ये है कि उचित भाव क्या है। हाँ, जब ठीक। हम खुद जज बन जाते हैं ये चीज बोलने के लिए कि ये सही है, तब ये सवाल आता है कि उचित क्या है। मेरे हिसाब से
जो प्राइस सप्लाई और डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है किसी भी सिचुएशन में, वो उचित भाव है। अब अगर और फ्यूचर मार्केट या किसी भी मार्केट का रोल होता है, जिस साल में सप्लाई शॉर्ट है, भाव ऊपर जाके डिमांड को डिस्ट्रक्ट करना, और जिन साल में सप्लाई ज्यादा है, भाव को नीचे लाकर उस साल में डिमांड को बढ़ाना। तो मेरे अनुसार अगर हम ये बोलें कि हमारे को उचित प्रोसेसर को उचित भाव फ्यूचर मार्केट के कारण नहीं मिलता, तो ये तर्क इन इटसेल्फ इस बात से कॉन्ट्राडिक्टरी है, सहमत हैं क्योंकि क्या गुप्ता जी कि वायदा में सट्टेबाजी होती है और कई बार सट्टेबाजी की वजह से वायदा मार्केट खराब हुआ है? आप इस बात से सहमत हैं? मृत्युंजय जी, मैं ऐसे बोलूंगा कि जब जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड और डीप होता है, उसमें किसी के लिए भी सट्टेबाजी करना इजी काम नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, वायदा मार्केट में हर किसी पार्टिसिपेंट का अपना रोल है। हेजर का अपना रोल है, स्पेकुलेटर का अपना रोल है, जॉबर का अपना रोल है। हमारी मार्केट में जो मार्केट लिक्विड और डीप नहीं होती, तो मैं उस केसेस में आपके साथ एग्री करूंगा। उन केसेस में मार्केट क्योंकि सोयाबीन के स्पेकुलेशन ज्यादा संदर्भ में हम होगी। लोग बात कर रहे हैं लेकिन सर, और जो बात आप कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड नहीं है वहां पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन जहां पर लिक्विडिटी है, वॉल्यूम है, वहां पर यह संभव नहीं हो पाएगा। और चूंकि अभी हम लोग सोयाबीन के बारे में बात कर रहे हैं और सोपा ने यह कहा है कि इसका वॉल्यूम भी कम होता है, ओपन इंटरेस्ट तो 2% से भी कम है, तो क्या सोयाबीन में इस बात की गुंजाइश थी, या जब सोयाबीन के वायदा को बंद किया गया तब चूंकि दाम बहुत बढ़े थे, तो क्या उस वक्त इस बात की आशंका थी कि हाँ इसमें कुछ सट्टेबाजी हुई है? सर, सोयाबीन में इंडिया की क्रॉप प्रोडक्शन 10 मिलियन टन पिछले 10 सालों से स्टेगनेंट है। हम्म। हम ना किसान के पास ना तो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज आज तक लेकर गए हैं, ना ही हमने प्रोडक्शन इंक्रीज की तरफ कोई काम किया है। नंबर दो, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम की, मेरे हिसाब से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वॉल्यूम पर डे 1 से 1.5 लाख टन होता था, विच इज अ वेरी गुड वॉल्यूम, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5% ऑफ टोटल इंडियन क्रॉप पर डे। और जहां तक ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, हमारा ओपन इंटरेस्ट 1.5 से 2 लाख टन तक जाता था ऑन एवरी कॉन्ट्रैक्ट। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट रोलिंग बेसिस पे होता है। देखिए, 12 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप एक टाइम के ओपन इंटरेस्ट को पकड़ के ये नहीं बोल सकते कि 2% ओपन इंटरेस्ट है। आपको ओपन इंटरेस्ट एवरी कॉन्ट्रैक्ट देखना है, और ये देखना है हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द ओवरऑल, और वो कितना रिफ्लेक्टिव है ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन का। मेरे हिसाब से सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट वाज वेरी मच रिफ्लेक्टिव ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स, क्योंकि हमको ये देखना है क्या वो फिजिकल मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता है। आंसर टू दैट इज यस। अगर मैं नंबर के तौर पे बोलूं, सन 2020 से 21 जिसकी बात की जाती है कि तेजी आई, यूएस कॉन्ट्रैक्ट, सीएमई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सोयाबीन हैज गॉन अप बाय 100%। हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी ऊपर गया लगभग 100% के आसपास। तो वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्लोबल पैरिटी को, ग्लोबल सिचुएशन को। हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाज वर्किंग वेरी वेल, इंडियन सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट वाज वर्किंग वेरी वेल, एंड इट वाज रिफ्लेक्टिव ऑफ ट्रू फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बात करने के लिए कि ये जो वायदा पर रोक कंटिन्यू रखने की मांग की जा रही है, उस डिमांड में कितना दम है, और अपना व्यू बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जीरे की। जी हाँ, लगातार दूसरे दिन जीरे में तेजी आज दिखी है। कल तो बहुत बड़ी तेजी थी, आज भी मार्केट इंट्राडे में करीब 500 रुपये बढ़ा था, लेकिन फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो करीब करीब 325 रुपये की तेजी के साथ। तो लगातार 2 दिन से मार्केट बढ़ रहा है। क्या ऐसे में जीरे की ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, दाम और बढ़ेंगे? इस पर बात करने के लिए दिनेश पटेल साहब हैं हमारे साथ, चेयरमैन हैं ऊंझा एपीएमसी, ऊंझा जीरे की सबसे बड़ी मंडी है, वहां से पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। ऊंझा मंडी में क्या चल रहा है सर इस वक्त, कैसी डिमांड है? डिमांड तो अभी ठीक ठाक है, ज्यादा डिमांड नहीं है इस टाइम में। लेकिन अभी जो बैलेंस जो स्टॉक है वो करीबन 10 से 12 लाख बैग के आसपास है, जबकि नई सीजन शुरू होने तक 9-10 लाख बैग की रिक्वायरमेंट रहेगी। और जो 2-3-4 लाख बोरी जो कैरी फॉरवर्ड रहेगा वो तो गोदाम से कभी निकलने वाला ही नहीं है, चाहे उसका भाव कितना भी हो जाए। एनसीडीएक्स में भी स्टॉक नील हो जाएगा। जो व्यापारी है उनके गोदाम भी लगभग अभी खाली हो जाएंगे इस साल। अच्छा, तो और अगली साल के लिए जो क्रॉप का जो सोइंग, जो जिस तरह से सीड बीज का जो अभी तक जो कंज्यूम हुआ है, उसके हिसाब से देखे तो करीबन 10-15% ही ज्यादा बुआई हुई होगी।
तो ये सब देखते हुए लगता है कि अगली साल जीरे का भाव काफी ऊंचा रहेगा। अच्छा, ऊंचा रहेगा। नई सीजन आने तक लगता है कि ये भाव 270 300 के आसपास पहुंच जाएंगे, ऐसा लगता है। कब तक सर 300 का भाव कब तक? जनवरी एंड तक होने चाहिए, ऐसा माहौल है अभी। अच्छा, ऐसा माहौल है। आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल बहुत मजबूत है, स्टॉक है नहीं। यस, और ऐसे में पाइपलाइन खाली, आप ये कह रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो सर सोइंग की क्या रिपोर्ट है पटेल साहब? चाइना में थोड़ा लॉकडाउन है, इसकी वजह से बाहर की डिमांड जो भी है खुलने के बाद अभी 15 दिन बाद बाहर की डिमांड शुरू होगी। रमजान भी इस साल थोड़ा पहले है, तो सब मिला के लगता है कि डिमांड भी अच्छी आएगी। सोइंग की क्या रिपोर्ट है सर, बुआई की? सोइंग में लगता है कि 10-15% ही है। गुजरात में तो जो हर साल होती है उससे भी कम है, राजस्थान में 10-15% ज्यादा है। तो लगता है कि जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक अगले साल था, इस साल में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ज्यादा रहेगा ही नहीं, लगभग नील के बराबर है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कैरी ओवर स्टॉक नहीं है, सोइंग बहुत ज़्यादा नहीं है, डिमांड आगे बढ़ेगी। ये सारे फैक्टर आप कह रहे हैं कि जीरे के लिए तेज़ी के हैं और यहाँ पर ये तेज़ी और बढ़ सकती है। आप कह रहे हैं कि 300 रुपये, मतलब जो एक्सचेंज पर आप प्राइस देख रहे हैं अभी 24,650 का, आप ये कह रहे हैं कि ये प्राइस 30,000 तक जा सकता है। ओके, बहुत शुक्रिया दिनेश पटेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जीरे पर डिटेल में बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। सोने चांदी में तेज़ी है, तो बताएं राजीव जी, आज शाम के लिए क्या खरीदना ठीक रहेगा? गोल्ड सिल्वर, गोल्ड में तेज़ी बढ़ गई है, 400 रुपये दाम बढ़ गए हैं गोल्ड के। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। सोना चांदी दोनों में आज सुबह से बढ़त बनी हुई है। लगता है शाम के सत्र में और बढ़त बढ़ सकती है। अगर गोल्ड की बात करें तो अराउंड 53,000 के आसपास इसमें खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 52,780 का और 53,400 का इसमें टारगेट रख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट की। सिमिलरली सिल्वर में भी मुझे लगता है कि शाम के सत्र में बढ़त और बढ़नी चाहिए। बाजार 63,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 62,800 के आसपास में खरीदारी कर सकते हैं। 63,500 का टारगेट रखना चाहिए, 62,400 का स्टॉप लॉस। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सोने और चांदी पर। अब आते हैं कच्चे तेल पर। क्रूड में इस वक्त करीब 2.25% की तेजी है, 6,486 ये एमसीएक्स पर कच्चे तेल का ताजा भाव है। कल की गिरावट के बाद रिकवरी आई है, 3% ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ चुके हैं क्रूड के। ब्रेंट 85 के ऊपर है। तो बताइए रवि जी, क्या ये तेजी और बढ़ती हुई आपको दिख रही है कच्चे तेल की? जरूर से, जब तक मार्केट में न्यूज है, इन पर्टिकुलर कल जब मार्केट एक अच्छी गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा था, बाद में जो चाइनीज इंटरवेंशन की वजह से थोड़ा फाइनेंशियल मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। एडिशनली एक कमेंट आया कि शायद ओपेक है वो अपनी जो प्रोडक्शन कट है उसमें कुछ और एक्सपेंशन कर सकता है और कुछ कट यहाँ पे और कंप्लायंस टाइप हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ न्यूज के हिसाब से प्राइसेस में थोड़ा एक रैली आ चुका है। ऑलरेडी प्राइसेस ने काफी बहुत ओपेक की मीटिंग को डिस्काउंट कर लिया है, बट मुझे लग रहा है कि फिर भी प्राइस करेक्शन मीटिंग तक नहीं होगा, शायद टाइम करेक्शन हो, इसमें आप डिप में बाय कर सकते हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत स्कोप, थोड़ा बहुत वैक्यूम यहाँ पे 6600 तक के प्राइसेस के लिए है। तो लेवल स्पेसिफिक 6460 के करीब 6400 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है। मुझे लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 6600 तक के लेवल आने चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है रशीद का, इंदौर से जुड़ रहे हैं, पूछिए रचित जी। सर मेरा ये सवाल था, सोयाबीन में तेजी कितनी आएगी और कितने समय में आएगी? सोयाबीन में तेजी कितनी आएगी, कितने वक्त में आएगी, बताइए राजीव जी, क्या लगता है आपको सोयाबीन का फ्यूचर? मृत्युंजय जी, रेंज बाउंड ही लगता है। मुझे लगता है कि 5 से 8% का इसने दायरा बनाया हुआ है। तो ऊपर में मुझे लगता है कि 5800 6000 और नीचे में लगता है 5400 5500। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर स्वराज है हमारे साथ कानपुर से, पूछिए। पराग है, पूछिए पराग जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। मेरा सवाल रवि जोरा जी से, आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? रवि जी से आप जानना चाहते हैं गोल्ड में क्या करना चाहिए, बताइए रवि जी क्या करना चाहिए? सिमिलरली जैसे आगे राजू जी ने बात की थी, मैंने भी बाइंग का ही रिकमेंडेशन दिया था। पर्टिकुलर 53,000 के जितने करीब मिले बाई का कॉल है। अपर साइड मुझे लग रहा है कि आपको आज या कल मॉर्निंग तक 53,680 तक के लेवल दिखने चाहिए। यहाँ से और 1% की तेजी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
जब तक 50,640 का लेवल डाउन साइड ब्रेक ना हो तब तक मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड रह सकता है। कल इवनिंग में जब फेड की स्पीच है तब तक मुझे लग रहा है शायद सेंटिमेंट गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा। सेकंड थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ, बट एक सबसे बड़ा मैं गेम चेंजर गोल्ड के लिए मान रहा हूँ, वो रहेगा बॉन्ड यील्ड का नीचे आना। कंपेरेटिव बॉन्ड यील्ड ने टॉप बना दिया है, तो आगे जाके अगर बॉन्ड में पैसा नहीं जाएगा तो एज अ पार्ट ऑफ सेफ हेवन गोल्ड में मैं बड़ा रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर राधे श्याम है, पूछिए राधे श्याम जी। सर मुझे ग्वार में पूछना है कि जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है मैंने 5 लॉट लिए, वो माइनस किए 5950 में, मुझे क्या करना चाहिए अब इसमें? किस भाव पर माइनस किया आपने? 5950 रुपए। अच्छा, 5950 पर आपने शॉर्ट किया है। तो रवि जी क्या करें, आज तो दाम बहुत बढ़ गए। गुआर में ज्यादा मंदी में नहीं रहना चाहिए। पर्टिकुलर गुआर ट्रेंडिंग पॉजिटिव कॉमोडिटी बन चुका है, तो मुझे लग रहा है अगर कोई भी डिप मिले आपको, क्योंकि आज वैसे मार्केट बंद हो चुका है, बट आपको कल 6050 के करीब भी लेवल मिले, एक बार आप बाइंग में कन्वर्ट हो जाए, मुझे 6300 तक गुआर सीड एंड गुआर गम भी 13500 तक लग रहा है। हालांकि आपका गुआर सीड का पोजीशन है, तो 6050 के करीब अगर प्राइस आता है तो आप डबल बाय कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि वहां से एक रिवर्सल दिखना चाहिए, और 6300 तक के प्राइस की उम्मीद कर रहा हूं, तो आपका लॉस भी वहां कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर फरहान है, पूछिए फरहान जी। सर जी मेरा सवाल रवि सर से भी है और अजीत कपूर सर से भी है। मेरा सवाल ये है कि मेंथा इस टाइम 960 रुपए चल रहा वायदा में, बल्कि मैं वायदा में काम तो नहीं करता हूँ, मैं तो एक किसान हूँ, लेकिन इसे 960 को पकड़ लीजिए आप, तो यहाँ से क्या तेजी मंदा है? क्या कुछ 1000 रुपए भाव जाएगा नहीं जाएगा? बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी देखिए, मेंथा ऑयल ऑलरेडी काफी नीचे तो खिसक चुका है, 940-930 रुपए के आसपास इसमें एक अच्छा लेवल है। मुझे लगता है वहां पर थोड़ा प्राइस स्टेबल होंगे, बहुत बड़ी मूवमेंट की इसमें आशंका नहीं है। हालांकि देखिए इसमें फसल ठीक ठाक है और मांग थोड़ी सी उतनी नहीं है, जिसके कारण दाम जो है इसके दबे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बाजार एक रेंज में ही रहना चाहिए, नीचे में 930-40 और ऊपर में 980। ओके, आपका व्यू क्या है दियोरा जी मेंथा के ऊपर? आपको क्या लगता है आगे प्राइस? डेफिनेटली राजीव जी से मैं सहमत हूँ। एडिशनल एक फैक्टर है कि मेंथा में इंपोर्ट का बड़ा प्रेशर है, एंड ये रेंज पे भी काफी इंपोर्ट इंडिया में हो रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे मेंथा के प्राइसेस 10-20 रुपए में स्टेबल है। बट मुझे लग रहा है कि मुझे 940 के नीचे की मंदी नहीं दिख रही, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 990 तक के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 990 के लेवल आते हैं तो एक बार पोजीशन आप किसान हो तो भी यहाँ पे अनवाइंड कर लेना चाहिए। ऑल ओवर मुझे लग रहा है यही रेंज में 940-50 से लेके 1000 के रेंज में ही मेंथा आगे 1 से 2 महीने रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अमित हैं गुजरात से, पूछिए अमित जी। जी सर, मेरा सवाल है कॉपर के ऊपर। कॉपर मैंने 678 में सेल किया हुआ है और 2-3 दिन तक रुक सकता हूँ, क्या वो नीचे आएगा? 678 में आपने सेल किया है? ओके, बताइए रवि जी, रुकना चाहिए अभी? रुके, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक आध दिन अगर आपको रुक सकते हो, रिस्क मैनेज कर सकते हैं। 682 के स्टॉप लॉस के साथ कॉपर में सेल पोजीशन में बने रहे। डाउन साइड 600 तक 70 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आपसे यहाँ से 8 से 9 पॉइंट का मुनाफा मिलेगा। तो आपको ये लेवल पे ही आपके लेवल के करीब ही चल रहा है, आप स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन सेल में रुक सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कपिल का, पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। मुझे सोयाबीन और चने पर राय चाहिए। सोयाबीन 7 है और चना 6000 हो जाएगा क्या सर? सोयाबीन 7000 और चना 6000, इसकी संभावना आपको दिख रही है राजीव जी हाल फिलहाल? नहीं मृत्युंजय जी, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सोयाबीन अभी ऑयल कॉम्प्लेक्स में हालांकि थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली है, बट बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं दिखती है। और सिमिलरली अब जिस तरह से त्योहारी सीज़न तो ख़त्म ही होता हुआ जा रहा है, बट आगे थोड़ा शादियों का सीज़न है, थोड़ा चने के दाम 6000 तो नहीं, थोड़ा 5000-5200 के आसपास स्थिर हो सकते हैं। ओके, अगला सवाल है राजेश का, पूछिए राजेश जी। जी सर, मैं गुआर सीड मैंने सर 5750 रुपये में बाई की हुई है, और कॉटन सीड ऑयल केक 2800 रुपये में सेल किया हुआ है सर, क्या करना चाहिए? तो गुआर सीड तो आपने बड़े अच्छे लेवल पे बाई किया, आज देखिए दाम बहुत बढ़ भी गए। और कॉटन किस भाव पर लिया है आपने? कॉटन केक सेल किया है सर 2800 रुपये। 2800 पर सेल किया है कॉटन केक। जरा कॉटन केक का, हाँ 2800 में दोनों ट्रेड आपका अच्छा है। तो रवि जी कंटिन्यू करें इस ट्रेड को अभी? जरूर से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गुआर सीड में 6050 का ध्यान में रख के होल्ड करें। 6300 तक के लेवल
मैं शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6300 से 6320 के करीब एक बार आपको मुनाफा वसूली कर लेनी है। तब तक आप वेट कर सकते हैं 6050 के स्टॉप लॉस के साथ। और कोकोर में भी आपने सही प्राइस पे ट्रेड लिया, हालांकि व्यू थोड़ा बहुत मुझे बुलिश लग रहा है, पर आपका लेवल सही था। आप ऐसा करें 2820 2820 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहे। डाउन साइड मुनाफा तुरंत वसूल कर ले, अगर ये 2720 से 30 करीब आता है तो वहां पे मुनाफा वसूल कर ले। मुझे 2700 के नीचे लेवल नहीं दिख रहे, तो जितने नजदीक मिले वहां पे शॉर्ट पोजीशन से निकल जाए। ठीक है, अगला सवाल है सुरेश का। पूछिए सुरेश जी। सर मेरा सवाल है नेचुरल गैस पे। मैंने 10 लॉट बेचे 600 पे। 10 लॉट 600 में आपने बेचे हैं? हाँ, तो क्या आज 570 तक आ सकता है? 570, अभी मार्केट 596 पे है। तो राजीव जी, क्या 570 का टारगेट इनको ध्यान में रखकर होल्ड करना चाहिए नेचुरल गैस? मृत्युंजय जी बिल्कुल होल्ड तो कर सकते हैं, बट 605 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 605 रुपए के आसपास इसमें 2-3 दिन से मार्केट थोड़ा सेलिंग फेस कर रहा है। अगर वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर ऊपर में 615-16 जा सकता है। नीचे में 590 के नीचे बाजार टिकता है तो इनके चांसेस आने के प्राइस। ठीक है, इस पर आप नजर। नेक्स्ट सवाल आ रहा है सिकंदराबाद से, हरी बाबू हैं। पूछिए हरी जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए जी। क्रूड ऑयल 15 दिसंबर 7030 मैंने खरीदा था 178 पे। 170 तो होल्ड कर रखे या करें? किस भाव पर लिया था आपने? 178 पे। अच्छा, 7000 का पुट 178 पे आपने लिया था, तो अभी रुकना चाहिए रवि जी? मेरे हिसाब से आपका रिस्क लिमिटेड है, थोड़ा बहुत रुके, बट मुझे ऑल ओवर लग रहा है कि प्राइसेस ने थोड़ा ओपेक मिड तक बॉटम बना दिया। तो आई थिंक अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो वहां पे एग्जिट करें, अदरवाइज आपके ही पुट में आप बने रहे। और अगर ये फिर से 50 से 60 आता है तो एवरेज के लिए एक नया पुट बाय कर ले। ओपेक मीटिंग के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां पे इमर्ज हो सकता है। तो अगर आपका व्यू ओपेक मीटिंग के बाद रुकने का है तो मुझे लग रहा है कि एक बार एवरेज करके आपको आपका प्राइस मिल सकता है तो रुक सकते हैं, अदरवाइज ये लेवल पे भी एग्जिट का मौका है। टिल ओपेक मीटिंग में कोई बड़ा करेक्शन इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट कॉलर यमा जी हैं बुल्ढाना से। पूछिए यमा जी। वाले किसान है हम जी। सोयाबीन 6000 दिखेंगे 8-10 दिन में। 6000 क्या सोयाबीन का भाव आ जाएगा? बताइए राजीव जी, सोयाबीन पर बहुत सवाल आ रहे हैं, बताइए। मैंने पहले भी बताया था कि एक थोड़ा 5 से 8% का एक दायरा है, तो हो सकता है 5800-6000 आ जाए, बट चांसेस जो है मार्केट के स्टेबल रहने के ज़्यादा। ऑलरेडी मार्केट बाउंस बैक भी कर चुका है निचले स्तरों से। हो सकता है कि प्राइसेस आ जाए, बट कहना असंभव है, मुश्किल है मतलब। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और रवि जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।